एकदम डंके की चोट पर गवाह बनूंगा, है ना। 12 करोड़ बिहारियों में यह हालत ये है, बुजदिली का ये आलम है, 12 लोग सच बोलने को तैयार नहीं है। बिहार में जब जब अन्याय या अत्याचार होता है तब पूर्व आईपीएस अमिताभ दास आवाज उठाते हैं। मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हो या पटना का गाय घाट शेल्टर होम, जिस प्रकार से पीड़िता ने सुप्रिंटेंडेंट वंदना गुप्ता पर आरोप लगाया था और सीधे तौर पे कहा था कि वंदना गुप्ता बच्चियों के साथ गलत काम करवाती, इस पूरे मामले को लेके कहीं ना कहीं बच्चियों को मंत्रियों के पास भी भेजा जाता है। यह तमाम आरोप के बाद जो पूर्व आईपीएस अमिताभ दास ने यह दावा किया था कि कई ऐसे मंत्री को मैं जानता हूं जो इस पाप के भागीदार हैं। इस पूरे मामले को लेके पीड़िता दर दर भटकती है, थाना जाती है, पटना के डीएम के पास जाती है, लेकिन हालात उस समय के ये सीधे तौर पे थे कि समाज कल्याण विभाग क्लीन चिट दे देता है। लेकिन कोर्ट के स्वतः संज्ञान के बाद जिस प्रकार से समाज कल्याण विभाग हो या पटना का थाना हो, तमाम लोगों के तेवर बदल जाते और फिर समाज कल्याण विभाग पीड़िता का बयान दर्ज करता है और पीड़िता नंबर 1, पीड़िता नंबर 2 का भी एफआईआर पटना के महिला थाना में दर्ज कर लिया गया। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह उठ रहा है, जब कानून का राज था तो कोर्ट के स्वतः संज्ञान लेने के पहले इन लोगों ने अपना कर्तव्य क्यों नहीं निभाया। इस पूरे घटनाक्रम पे हमारे साथ बात करने के लिए अमिताभ जी हैं और आज सुनवाई भी हुई है जो इस पूरे मामले को लेके, और कोर्ट के तरफ से आदेश दिया गया है कि इस पूरे मामले को लेके एसआईटी का गठन किया गया, जिसमें डीएसपी रैंक के अधिकारी इस पूरे घटनाक्रम की जांच करेंगे। अमिताभ दास की बात कर ली जाए तो पूर्व आईपीएस है, पुलिसिंग को अच्छे तरीके से समझते हैं और जब भी इस तरह का मामला होता है तो पुलिस किस प्रकार से काम करती है या जिस प्रकार से कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, तमाम चीजों को बारीकियों से समझेंगे और हर एक चीज बताएंगे इस मामले से जुड़े हुए, जब तक जो पीड़िता है जब तक उसको इंसाफ नहीं मिल जाता। अमिताभ जी, जिस प्रकार से पूरे घटनाक्रम को आपने देखा, पहले थाना पीड़िता गई, एफआईआर नहीं दर्ज किया गया, डीएम साहब भी डिनाई कर दिए, बच्ची से मिले नहीं, काफी संवेदनशील मामला था और उसके बाद समाज कल्याण बच्ची के ही कैरेक्टर पे सवाल उठा देता है। लड़ाई आप भी लड़ते हैं लगातार, जो राज्यपाल है उसको लेटर देने का काम करते हैं, तमाम चीजों को अवगत कराते हैं। कोर्ट के स्वतः संज्ञान लेने के बाद जो चीज पहले होना चाहिए था वो अब हो रहा है। आखिर किसके दबाव में थी पुलिस? वंदना गुप्ता को क्यों बचाया जा रहा था? पहले इन जिम्मेवार लोगों ने अपना जो काम था वो क्यों नहीं निभाया? देखिए, मैं पहले दिन से कहता आया हूं कि शेल्टर होम की लड़कियों को बिहार सरकार की मंत्रियों को सप्लाई किया जाता है और ये बात मैं छिप कर नहीं कह रहा, ये डंके की चोट पर कह रहा हूं। इसीलिए पहले दिन से बिहार सरकार इस पूरे मामले की लीपापोती में लगी रही। आपने खुद बताया कि जब वो पीड़िता गई, जो विक्टिम गई, तो पटना के डीएम साहब ने उस लड़की से मुलाकात नहीं की, है ना। यदि कोई विधायक महोदय जाते तो डीएम साहब भरतनाट्यम करने लगते, लेकिन उस लड़की से मिलना जरूरी नहीं समझा डीएम साहब ने। फिर समाज कल्याण विभाग ने पहले तो एक लीपापोती कर दी कि कुछ हुआ ही नहीं है। उसके बाद जब हंगामा बढ़ा तो उस लड़की को बुलाया, 3 घंटे तक बैठा के रखा और फिर कहा कि इसका कोई बयान दर्ज नहीं किया गया, ये बस बातचीत हुई है ना। तो लगातार लिपापोती की कोशिश की जा रही है। एफआईआर नहीं हुआ, जो कि एकदम एक रूटीन मैटर है कि फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट दर्ज की जाती। ये फेंका फेंकी होता रहा। गांधी मैदान थाना वाले कहते रहे कि बहादुरपुर थाना का मामला है, बहादुरपुर थाना कहता रहा कि महिला थाना का मामला है, जो एक जिसको बोलचाल में फेंका फेंकी कहते हैं वो चलता रहा। जब ऑनरेबल हाई कोर्ट ने स्वतः संज्ञान लिया, सुओ मोटो कॉग्निजेंस लिया, और जब राष्ट्रीय स्तर पर इस सरकार की फजीहत शुरू हो गई, तब ये लोग एक्शन में आए हैं। क्योंकि बिहार सरकार तो लात का भूत है, ये तो बात से का भूत है नहीं, बात से सुनती नहीं है। जब हाई कोर्ट की लात पड़नी शुरू हुई तब बिहार सरकार की नींद खुली और झटपट आनन फानन में, जैसा कि आपने बताया कि 2 प्राथमिकियां दर्ज की गई महिला थाने में, 2 एफआईआर्स हुए। अब आज की जो सुनवाई हुई, 11 फरवरी की जो सुनवाई हुई, उसमें ऑनरेबल हाई कोर्ट ने एक एसआईटी के गठन का, यानी स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जिसको कहते हैं, उसके गठन के आदेश दिए हैं और कहा है कि उसमें एक डीएसपी रैंक के अधिकारी रहे और शायद महिला होने का भी आदेश दिया है कि वो महिला डीएसपी होनी चाहिए। तो ये इस आदेश का मैं स्वागत करता हूँ। कम से कम यहाँ तक तो मामला बढ़ा है कि बिहार सरकार जो लीपापोती कर रही थी और बिल्कुल कांड को दफन करने की तैयारी में थी, कम से कम ये मामला तो बढ़ा है। और अब मैं नेक्स्ट चाहूँगा कि जो भी वो एसआईटी का गठन हो, वो एसआईटी सबसे लड़कियों का तो बयान ले ही,
साथ ही साथ मेरा भी बयान दर्ज करे, जिससे कि ये बात ऑन रिकॉर्ड आ जाए कि बिहार सरकार की मंत्रियों को लड़कियों की सप्लाई हो रही है। आप गवाह बनने को तैयार? एकदम डंके की चोट पर गवाह बनूंगा, है ना। हाई कोर्ट के सामने बनूंगा, सुप्रीम कोर्ट के सामने बनूंगा। सच्चाई तो आनी चाहिए, सच्चाई बोलेंगे, बिल्कुल। चाहे कुछ हो। मेरी पहचान ही है सच्चाई बोलने की। 12 करोड़ बिहारियों में यहाँ हालत ये है, बुज़दिली का ये आलम है, 12 लोग सच बोलने को तैयार नहीं है। आज बुज़दिली का ये आलम है, कायरता का ये आलम है कि 12 करोड़ बिहारियों में 12 लोग सच बोलने को तैयार नहीं है। तो मेरे जैसे इक्के दुक्के लोग तो आना पड़ेगा ना सामने, कैसे ही माफिया का राज हम बना रहने दें। तो एसआईटी को मेरा बयान दर्ज करना चाहिए, और अगर ये एसआईटी बयान नहीं दर्ज करती है तो मैं मानूंगा कि एसआईटी बेईमानी कर रही है, और मैं एसआईटी को अब आज गठन हो देने दीजिए। मैं फिर एसआईटी को भी पत्र लिखूंगा कि आप भाई मेरा बयान दर्ज कीजिए, जो केस डायरी है, केस डायरी में मेरा बयान आना चाहिए, है ना, जिससे कि वो केस डायरी जब ऑनरेबल हाई कोर्ट के पास पहुंचे या कहीं भी पहुंचे तो उसमें मेरा बयान भी रहना चाहिए कि मंत्रियों को सप्लाई की गई लड़कियां। जब किसी तरह का मामला होता है, जब एफआईआर दर्ज होता है और जब मामले की इन्वेस्टिगेशन होती है, जो भी केस आईओ होता है, जब मामले की जांच करता है, अगर उस केस से जुड़ा हुआ कोई भी अगर लोग किसी तरह की जानकारी देना चाहता है, आधार रखता है कि हाँ इस केस के बारे में हम जानते हैं, तो आप इस आधार पे तो इन बातों को रख सकते हैं। वही बात कह रहा हूँ ना मैं, कि मैं चाहूँगा कि एसआईटी मेरा भी बयान दर्ज करे, केस डायरी में दर्ज करे। मैं आधिकारिक तौर पर बयान देने को तैयार हूँ। जब एक बार अनुसंधान शुरू हुआ है तो मेरी बात केस डायरी में आनी चाहिए, है ना, कि कल को ये नहीं हो कि ये बात, कल एसआईटी के पास ये बहाना नहीं हो कि मुझे तो ये बात बताई ही कि नहीं, मंत्रियों वाली बात, है ना। मैं ये उनको बहाना नहीं देना चाहता, इसलिए मेरी बात को वो कलम बंद करें, दर्ज करें बयान में, जिससे कि बाद में उस केस का सुपरविज़न हो, सीनियर एसपी करें या जो भी और ऊंचे अधिकारी सुपरविज़न करेंगे, है ना, तो उनके सामने भी मेरा बयान रहना चाहिए कि इस बिंदु पर भी जांच हो कि किन किन मंत्रियों को लड़कियों की सप्लाई की गई है। आधार सबूत पूरा। देखिए, मुझसे कुछ लड़कियों ने संपर्क किया है, मैं सबूत जुटा भी रहा हूँ, है ना। कुछ सबूत मिले हैं, कुछ और मिलेंगे, पुख्ता सबूत होंगे। मैं तो हलफनामा देकर, एफिडेविट देकर दायर करूँगा। मिल गया है? अभी नहीं मिला है, अभी कुछ और सबूत है। देखिए, मैं एक बात कहता हूँ, सबसे बड़ी समस्या जो है वो खौफ का माहौल है। बिहार में ऐसा माफिया राज है कि लोगों में एक खौफ पैदा हो गया है कि अगर मैं सच बोलूं तो मेरा कुछ नुकसान हो जाएगा, मेरी हत्या हो सकती है, मुझे गायब कराया जा सकता है, कुछ हो सकता है। एक खौफ का माहौल है। जो लड़कियां, आप खुद सोचिए उनकी मनस्थिति, जो कोई आम घर की लड़की है जिसके आगे पीछे कोई नहीं है, या कोई अनाथ लड़की है, छोड़ी गई लड़की है और वो रिमांड होम में है, इतना उसने मतलब उस पर जुल्म हो चुके हैं, तो आप उसकी मनस्थिति समझिए। क्या वो माफिया के सामने बहुत निडर होकर खड़ी हो सकती है? यहाँ तो बड़े बड़े जिलाधिकारी माफिया के नाम से खटिया के नीचे घुस रहे हैं। जी, वकील साहब का बयान सुना होगा, उसमें एक बात की चर्चा, मैं भी गया था उनका प्रतिक्रिया लेने, तो एक बात का चर्चा हुआ था कि कल भी पीड़िता आई थी, 4-5 पुलिसकर्मी उसको डराने धमकाने लगे, पीड़िता की तबीयत भी खराब हो गई, 3 से 4 बोतल उसको पानी चढ़ाना पड़ा। तो एक तो पहले एफआईआर नहीं किया, उसके बाद कल बुलाया गया, कोर्ट के दबाव में ही पुलिस एक्शन में भले ही दिख रही, लेकिन कल भी वही मतलब। मुझे सूचना है कि महिला पुलिस कर्मियों ने यह धमका के कहा था कि किसी भी मिनिस्टर का नाम नहीं लेना है ना। ये बात जो अभी आप वकील साहिबा को कोट कर रहे हैं, मुझे तो ये सूचना पहले मिल चुकी थी कि अरे भाई, मैं 24 बरस तक आईपीएस रहा हूँ, है ना। पुलिस विभाग में मेरे कितने सूत्र अभी भी हैं, है ना। मुझे तो सीएम हाउस में क्या खिचड़ी पकती है उसकी भी जानकारी वहाँ के सुरक्षाकर्मी दे देता है। तो ऐसा थोड़ी कि मेरे सोर्स बंद हो गए हैं। उस लड़की को, जिस लड़की को आपने कहा कि तबीयत खराब हो गई, पानी चढ़ाना पड़ा, उसको महिला पुलिसकर्मियों ने धमकाया कि खबरदार किसी मिनिस्टर का नाम नहीं लेना है ना। तुम्हारा एफआईआर दर्ज हो रहा है लेकिन खबरदार किसी मंत्री का नाम नहीं लेना है। तो एक खौफ बनाया गया है। अब हमारी ड्यूटी हो गई हमारे जैसे लोगों की, हम लोग उस खौफ को ख़त्म करें। मुझे तो कोई डरा नहीं सकता है ना, तो हम लोग उस खौफ को ख़त्म करेंगे। और एफआईआर हुआ है, इन्वेस्टिगेशन में बाकी बातें भी जुड़ेंगी, है ना। अभी तो अज्ञात के विरुद्ध एफआईआर हुआ होगा या पता नहीं किसके विरुद्ध हुआ है, वंदना गुप्ता के नाम पर आप कह रहे हैं, उसके नाम पर हुआ है। लेकिन वंदना गुप्ता, मैंने शुरू से कहा, एक बहुत छोटी मछली है। इतना बड़ा जो कांड हुआ है, आपको याद होगा मुजफ्फरपुर बालिका गृह कांड हुआ था, इसी बिहार में हुआ था 3-4 साल पहले। उसमें बिहार की समाज कल्याण मंत्री श्रीमती मंजू वर्मा को जेल की हवा खानी पड़ी थी। समाज कल्याण मंत्री के जो पति परमेश्वर थे, चंद्रशेखर वर्मा, उनको भी जेल की हवा खानी पड़ी थी।
ब्रजेश ठाकुर था, अगर सूत्रधार ही था, लेकिन वो सीधे सीधे सरकार का हिस्सा नहीं था, है ना। मैं सरकार की बात कर रहा हूँ, और यदि इस मामले की जांच हो और ईमानदारी से हो तो बिहार सरकार के 4-5 मंत्री तो ऐसे ही बेउर जेल में देखे जाएंगे। देखिए, सीधे तौर पे ये पूर्व आईपीएस अमिताभ दास जी थे, उन्होंने सीधे तौर पे कहा है कि आज सुनवाई के बाद जो एसआईटी टीम का गठन किया गया है, जिसमें डीएसपी रैंक के अधिकारी होंगे, वो हमसे संपर्क करें और इस पूरे केस से जुड़े हुए तमाम जो मंत्री की संलिप्तता है, मैं आधार के साथ उनका नाम बताऊंगा, तमाम चीज़ों की बातों को रखने का काम करूंगा और मैं गवाह बनने को तैयार हूं। रोहित, NBC 24 पटना।